हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन जेई का सिविल का एग्ज़ाम जो हुआ था 2017 में, उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो कर्नाटका जेई का क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट इज। M20 ग्रेड दिया गया है हमारे पास कंक्रीट का, उसका रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 में जो दिया गया है ये M15 का होता है। ऑप्शन सेकंड में जो दिया है M20 का होता है। ये दोनों किसी के नहीं होते हैं। सो वन, ये सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में M20 के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर काउज। एक्सेस नाइट्रेट, नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है। नाइट्रेट, एक नाइट्रेट नाइट राइट भी होता है, सो उसका परसेंटेज भी होता है। तो नाइट्रेट जो होता है इसका जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 45 होती है, 45 होती है। और जो रिजेक्शन की लिमिट होती है इन द एब्सेंस ऑफ, तो उसके लिए भी 45 ही होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये ज़्यादा हो जाए हमारे पानी में तो उससे क्या होता है कि एक ब्लू बेबी नाम का रोग होता है, वो खासकर बच्चों में ही पाया जाता है। तो ब्लू बेबी को जो आप कहते हैं मैथेमोग्लोबिनिया के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। मैथेमोग्लिया या फिर ब्लू बेबी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अगला देखिए हमारे पास, एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन एज इंडियन सिटी। कॉमन क्वेश्चन है, 135 लीटर पर कैपिटा पर इतना ही पानी लगता है एक आदमी के लिए। अगले देखिए, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ओल्ड फाउंडेशन शेल एक्सटेंड टू ए डेप्थ ऑफ डैश बिलो ग्राउंड लेवल। बिलो ग्राउंड लेवल जो होती है वो कितनी होती है। तो ग्राउंड लेवल 50 सेंटीमीटर होती है, एक्सटेंड होती है डेप्थ ऑफ 50 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। 50 सेंटीमीटर तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर सप्लाई टू ए हाउस बिगिन विद कनेक्शन ऑफ सर्विस पाइप विद म्यूनिसिपल वाटर मेन्स, द कनेक्शन सीक्वेंस कंप्राइजेस। सो भाई यहाँ पर हमसे सीक्वेंस जो है वो पूछ रहा है कि भाई हमें सीक्वेंस बताना है कि भाई क्या होगा जब भी आप हाउस वाटर कनेक्शन करते हैं। तो जब भी आप हाउस वाटर कनेक्शन करते हो तो सबसे पहले फेरूल आता है, उसके बाद हमारे पास गूस नेक आता है, एंड उसके बाद जो होती है वो सर्विस पाइप आती है। लेकिन सर्विस पाइप यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। सर्विस पाइप के लिए आप GI जो पाइप होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसका जो डायमीटर होता है वो 50 mm से कम होता है। उसके बाद हमारे पास स्टॉप कोक आता है, उसके बाद वाटर मीटर आता है। इनके वाटर मीटर लास्ट में आता है। सो ये वाला हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, यही सीक्वेंस रहेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोर सुटेबल फॉर एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग विच प्रोवाइड इंट्रांस टू वन एंड एग्जिट टू अदर साइमल्टेनियसली एंड क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन नॉट इन यूज। उसको रिवॉल्विंग डोर बोलते हैं। जब आपको कोई जरूरत ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाए तो उसको रिवॉल्व आप बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लेट लोड टेस्ट वेयरिंग प्लेट साइज विच इज रिकमेंडेड। जब भी आप प्लेट लोड टेस्ट करते हैं तो उसमें जो प्लेट का साइज होता है वो कितना रेकमेंड किया गया है। प्लेट लोड टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है ताकि भाई आप सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी या फिर सेटलमेंट होती है उसको फाइंड आउट कर सके। तो इसमें एक प्लेट यूज होती है। प्लेट जो होती है वो स्क्वायर की भी हो सकती है, सर्कुलर की भी हो सकती है, एंड इसकी जो थिकनेस होती है वो 25 mm से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 25 mm। एंड इसका जो साइज होता है, ये थिकनेस थी भाई, एंड इसका जो साइज होता है वो 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि मैक्सिमम साइज इसका 75 सेंटीमीटर होता है। तो ये
आपको जरूर ही पता होना चाहिए कि भाई किसके लिए कितनी होती है। सो यहाँ पर हमारा आंसर ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। एंड ये प्लेट लोड टेस्ट जो होती है यहाँ पर भी इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप क्ले सिल्ट वगैरह यूज़ करें या फिर लूज जो सैंड होती है उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर प्लेट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी जिसका साइज 450 mm तक हो। एंड अगर आप डेंस सैंड यूज कर रहे हैं या फिर ग्रेवल जो होता है उसको यूज कर रहे हैं तो उसका साइज जो होता है वो 30 से लेकर 75 mm तक होता है। इनके 3 प्लेट आप यूज करते हैं डेंस सैंड के लिए या फिर ग्रेवल सॉइल के लिए। तो ये भी हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोनिंग ऑफ व्हील इज प्रोवाइडेड। कोनिंग ऑफ व्हील जो होती है उसको प्रोवाइड करने के कुछ रीजन होते हैं। तो वो रीजन ही यहाँ पे दिए गए हैं। टू चेक लैटरल मूवमेंट जो होती है व्हील की, इसको चेक करने के लिए कोनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड होती है। एंड अवॉइड डैमेज टू इनर फेस जो होता है रेल का, उसको अवॉइड करने के लिए। एंड जो पैसेंजर होते हैं उसको डिस्कम्फर्ट अवॉइड हो सके तो इसके लिए होता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कोनिंग ऑफ व्हील के जो स्लोप होता है वो 1/20 होता है। सो स्लोप भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्लोप से, तो आपको ये भी पता जो है वो होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज वाई। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए इंसिरेशन मेथड जो होता है ये बेस्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश एलिमेंट पार्शियली और कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ फॉर्म वर्क इज पॉसिबल। कंप्लीटली उसको आप फेरो सीमेंट बोलते हैं। फेरो सीमेंट कंस्ट्रक्शन एलिमेंट होता है पार्शियली कंप्लीटली एलिमिनेट द फॉर्म वर्क इज पॉसिबल, इसमें ही पॉसिबल होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू कपल एम एट इज फ्री एंड द डिफ्लेक्शन इज, डिफ्लेक्शन क्या होगी एम एल स्क्वायर ओवर 2 EI। ये कैंटिलीवर के लिए होगा भाई। ये इसका एक डिफ्लेक्शन एंड स्लोप का एक टेबल होता है, वो आपको IS कोड से याद करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एम की जगह यहाँ पर आपसे कोई लोड भी लिखा हो सकता था, तो हमारी डिफ्लेक्शन जो होगी वो यही आंसर होगा कैंटिलीवर के केसेस में। सो वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द मैग्नेटिक वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 48 डिग्री 20 एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कितनी है, इतनी है ईस्ट, द ट्रू वेयरिंग इज, ट्रू वेयरिंग आपको फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई आपको कब प्लस लगाना है और कब माइनस लगाना है, क्योंकि जो ट्रू वेयरिंग होती है वो होती है मैग्नेटिक वेयरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक वेयरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन यानी कि प्लस माइनस, तो कब प्लस लगाना है कब हमें माइनस लगाना है। तो मैंने आपको बताया था ईस्ट के लिए हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है। एंड वेस्ट के लिए हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट है तो दोनों को आप प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मटेरियल इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड ऑलमोस्ट रैंडमली और दोज दैट डू नॉट हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज डैश मटेरियल। उसको आप एमोर्फस मटेरियल बोलते हैं, एमोर्फस मटेरियल हम उसको बोलते हैं। तो ये मटेरियल हमें पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ RCC सोडियम बेंजोएट कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग। RCC के केस में सोडियम बेंजोएट जो होता है आप उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो क्रोजन को रिड्यूस कर सके। क्रोजन को रिड्यूस करने के लिए आपको सोडियम बेंजोएट यूज करना पड़ेगा। तो ये जो होता है इसको आप 2% ऐड कर सकते हैं। 2% ऑफ सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड इन मिक्सिंग वाटर। या फिर 10% अगर आपको याद करना है, सॉरी ऐड करना है बेंजोएट, तो सीमेंट स्लरी की तरह आप इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो 2% किसके लिए है और 10% किसके लिए है।
दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 2% आपको सोडियम बेंजोएट यूज करना है तो आपको वो पानी में मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप 10% यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सीमेंट जो होता है उसकी एक स्लरी बनानी पड़ेगी। 10% सीमेंट की स्लरी बनानी पड़ेगी तो उस स्लरी का आपको जो हमारी रेनफोर्समेंट होती है उसको पेंट करना पड़ेगा। तो 10% सीमेंट स्लरी के केसेस में और 2% जो होता है वो हमारा जो आ गया मिक्सिंग वाटर में, तो उससे आप क्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हर एक स्टेट के जो जेईई के एग्ज़ाम होते हैं वो लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्या पता कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन व्हेन ए वाल्व क्लोज सडनली एट एन एंड ऑफ पाइपलाइन सिस्टम एंड ए प्रेशर वेव प्रोपगेट इन द पाइप। उसको वाटर हैम्पर बोलते हैं। सडनली जो आप उसको बंद करेंगे छोड़ेंगे तो वो वाटर हैम्बर में ही आता है। जो मैग्नीट्यूड जो होता है वाटर हैम्बर का वो डिपेंड्स किस किस पे करता है, हमारी भाई पाइप की लेंथ कितनी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है पाइप मटेरियल की वो कितनी है, या फिर जो लिक्विड फ्लोइंग हो रहा है पाइप के थ्रू उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी है, एंड जो आप जिस स्पीड से हमारा जो वल्व होता है उसको क्लोज कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड इन सभी पर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज सॉइल स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज सॉइल फिजिकल फर्टिलिटी थ्रू डिक्रीजिंग स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन क्रॉपिंग सिस्टम। तो वो सॉइल कंपैक्शन होती है। सॉइल कंपैक्शन से आप स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन क्या डिक्रीज हो जाती है फिजिकल फर्टिलिटी जो होती है थ्रू डिक्रीजिंग स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं सॉइल कंपैक्शन करने से। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलोइंग नेसेसरी डिप्रिसिएशन इज कॉल्ड। डिप्रिसिएशन जब भी आपको वर्ड देखने को मिलेगा तो आपका आंसर बुक वैल्यू पर लगना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू ही होती है। अगला देखिए, द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक एंड हाई मोर्टेलिटी रेट्स काउज बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। हार्ट अटैक के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स ओन प्राइम मूवर एंड दस इज कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली ऑन प्रोजेक्ट साइट्स। उसको आप मोबाइल क्रेन बोलते हैं, मोबाइल क्रेन के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट देखिए, द सिस्टम डिजाइन टू कैप्चर स्टोर मैनिपुलेट एनालाइज मैनेज एंड प्रेजेंट स्पेशल और जियोग्राफिकल डाटा कैन बी टर्म एज। उसको आप GIS के नाम से जानते हैं, GIS के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लाइट इन ए स्टेयरकेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन। फ्लाइट इन द स्टेयरकेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन। तो दो लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप फ्लाइट से डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ द वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेसेस फॉर ए सॉइल स्पेसिमन गिव्स। वो हमें कंप्रेशन इंडेक्स देता है। ये कंप्रेशन इंडेक्स की डेफिनेशन है, बाकी यहाँ पर कुछ और नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IRC द मैक्सिमम पॉसिबल विड्थ ऑफ ए व्हीकल विल बी। मैक्सिमम पॉसिबल जो विड्थ होती है व्हीकल की वो कितनी होती है। कॉमन क्वेश्चन है, 2.44 इतनी होती है। एंड जो मैक्सिमम हाइट होती है नॉर्मल व्हीकल की वो 3.8 होती है। 3.8 ये मीटर में वैल्यू भाई। एंड जो लेंथ होती है वो 11 मीटर की होती है। वैसे और भी केसेस होते हैं, कई जगह 12 की भी होती है, 16 की भी होती है, 18 की भी होती है, लेकिन वो अलग गाड़ियाँ भी होती हैं। फिलहाल आपको विड्थ एंड जो मैंने हाइट बताई है उसको आप याद रखिए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नागपुर रोड प्लान हैज़ रिकमेंडेड द यूज ऑफ रोड पैटर्न टाइप।
नागपुर रोड प्लान जो है वो स्टार एंड ग्रिड को फॉलो करता है, ये इस पर बेस्ड था। इस पैटर्न के ऊपर नागपुर रोड प्लान जो है वो बेस्ड था। तो नागपुर रोड प्लान जो है ये फर्स्ट 20 ईयर का प्लान था, फर्स्ट 20 ईयर का प्लान था। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग रोड का जो नेटवर्क था हमारे देश में, उसने उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। रोड का जो नेटवर्क था उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। जैसे कि हमारा एक नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया एंड विलेज रोड हो गया। तो ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ था। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द लिक्विडिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल विद वाटर कंटेंट डब्ल्यू, प्लास्टिक लिमिट डब्ल्यू पी एंड लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। क्या होगा भाई? लिक्विडिटी इंडेक्स जो होती है वो इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी ओवर आई पी। ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑप्शन 1 वाला, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द प्रिसिपिटेशन दैट ओकर ड्यू टू द एयर मासेस स्ट्राइकिंग नेचुरल टोपोग्राफिकली वेरियर इज कॉल्ड। उसको हम जानते हैं ओरोग्राफिकल प्रिसिपिटेशन। ओरोग्राफिकल प्रिसिपिटेशन से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर में रिक्वायर्ड रीकार्बोनेशन। कौन सी वाटर की सॉफ्टनिंग प्रोसेस है जिसमें आपको रीकार्बोनेशन की जरूरत पड़ती है? रीकार्बोनेशन की जरूरत जो पड़ती है वो लाइम सोडा प्रोसेस में पड़ती है। लाइम सोडा प्रोसेस में आपको रीकार्बोनेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर एंड देयर बाय गिव्स इट्स सुटेबल टू यूज एज स्लीपर। इसको डिटरमाइन करता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर शेल नॉट एक्सीड। टेंशन मेंबर के लिए, प्योर टेंशन के लिए 400 होता है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिप्रेजेंट। उसको आप कंटूर लाइन के नाम से जानते हैं। कंटूर लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंटूर क्लोज्ड कंटूर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड देयर सेंटर। डिक्रीजिंग वैल्यू देयर सेंटर में, तो उसको आप किस नाम से जानेंगे? हिल, डिप्रेशन, सेडर या फिर रिवर। डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड देयर सेंटर, सेंटर की तरफ जो है वो वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिप्रेशन, इंक्रीजिंग वैल्यू होता है अंदर के लिए, तो वो हिल होना था हमारा उस केसेस में आंसर। तो भाई इन दोनों से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है कि भाई डिक्रीजिंग वैल्यू अंदर के लिए डिप्रेशन होता है, हिल के लिए अंदर के लिए वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे कि ये हमारा कंटूर है मान के चलो, तो अंदर के लिए इसकी डिप्रेशन के केसेस में, जैसे कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पे 80 होगा, उस हिसाब से यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो ये अंदर के लिए वैल्यू जो है, सॉरी ये तो हिल के लिए हो गया, हिल के लिए अंदर में वैल्यू इंक्रीज होती है 70, 80, 90, ये हिल के लिए है। तो यहाँ पर जैसे कि 70 है, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 90 यहाँ पर 100, तो अंदर के लिए डिक्रीज वैल्यू हो रही है। तो वो हमारा डिप्रेशन या फिर पौंड को एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए था, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर आर यूज्ड टू। प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है आप उसको यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके? हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है उसको कम कर सके,
हमारी वर्केबिलिटी को बढ़ा सके या फिर हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। क्या करते हैं ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इन दोनों का काम यही होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। भाई प्लास्टिसाइजर जो होता है इसका काम यही होता है कि वाटर में रिडक्शन करना। तो प्लास्टिसाइजर जो होता है वो 8 से 15% पानी को रिड्यूस कर देता है। और ये हमारे पास जो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है ये 15 से 30% पानी को कम कर देता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज वर्केबिलिटी होगा एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एज इंडियन कोड्स यूज फॉर द डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट इज। आरसी एलिमेंट के लिए कौन सा कोड यूज होता है? कॉमन क्वेश्चन है, हमें पता है कि हमारा यही आईएस कोड यूज होगा। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लेबलिंग ऑपरेशन। लेबलिंग पहले हम ये नीचे वाला कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में इसको करते हैं। ये वाला क्या बोला? थर्डोलाइट इज यूज टू मेजर। थर्डोलाइट आपको पता है कि क्या करता है? ये एंगल को मेजर करता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल एंगल हो, दोनों एंगल को ये मेजर कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। थ्रेडोलाइट से हमारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई थ्रेडोलाइट का जो डायमीटर होता है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी कैसे पता करेंगे? तो लोअर प्लेट जो होती है उससे आप इसका डायमीटर का पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है थ्रेडोलाइट्स के अकॉर्डिंग। एंड जो साइज होता है थ्रेडोलाइट का वो 8 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होता है। इनके वेरी करता है, 8 से 25 सेंटीमीटर तक साइज जो होता है वो वेरी करता है। सो अगर यहाँ पे हमारे थ्रेडोलाइट का साइज जो है 25 है तो उसकी जो लोअर प्लेट होगी उसका डायमीटर उसका साइज भी 25 ही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें लेबलिंग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी सही है वो हमें बताना है। सो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो ए स्टेटमेंट देखिए, व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग शिफ्टेड द स्टाफ मस्ट नॉट बी मूव्ड। स्टाफ नॉट बी मूव्ड तो सही बात है। इंस्ट्रूमेंट को आप शिफ्ट करेंगे तो स्टाफ को आप शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड बी स्टेटमेंट देखिए, व्हेन स्टाफ इज बीइंग कैरियड फॉरवर्ड द सो इंस्ट्रूमेंट मस्ट रिमेन स्टेशनरी। बिल्कुल सही बात है, ए और बोथ इज करेक्ट आंसर, दोनों ही सही आंसर हैं। अगला देखिए, द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग ए प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सो दैट ऑल लाइंस ऑन द शीट बिकम पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द ग्राउंड इज नाउन एज। उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, ओरिएंटेशन हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर द मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। मैसेज के लिए आपको पता है लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। रैपिड जो सैंड जो होता है वो रिपेयर के लिए यूज करेंगे हम उसको। नेक्स्ट देखिए, द व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ इनेबल पेंट इज वार्निश। वार्निश जो होते हैं उसको व्हीकल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ऑयल पेंट में तो आप लिनसीड ऑयल यूज करेंगे, ये तो कॉमन है। एंड ये तो आपको पता है कि डिस्टेम्पर में यूज होता है वाटर। अगला देखिए, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर हमारे आईएस कोड शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। कॉमन क्वेश्चन है। फाइनल जो होता है वो 10 घंटे का होता है। तो ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए आपको किसको यूज करना चाहिए? मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए हमें भाई क्यूबिकल एग्रीगेट यूज करेंगे। अगर हमें वर्केबिलिटी चाहिए मैक्सिमम तो हमें राउंडेड एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, ली चेटलियर डिवाइस इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द। ली चेटलियर डिवाइस जो होता है वो साउंडनेस को फाइंड आउट करता है सीमेंट की। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
साउंडनेस। नेक्स्ट देखिए, तो मैक्सिमम बकलिंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू बी ओकर एट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। हम जल्दी जल्दी से आपको सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं, सो क्योंकि आपको पता होना जरूरी है, जल्दी जल्दी से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर हमको ज़्यादा जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो देखिए, मैक्सिमम बल्किंग जो होती है सैंड की वो 5% ही होती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पीएससी कंक्रीट ऑफ हाई स्ट्रेंथ इज यूज्ड बिकॉज। पीएससी में हाई स्ट्रेंथ यूज करते हैं क्योंकि स्मॉलर क्रॉस सेक्शन बेयरिंग स्ट्रेस आर जनरेटेड इन द एनकरेज जोन में एंड श्रिंकेज क्रैक आर रिड्यूस। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है। अगला देखिए यहाँ पे, वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन एट ए फॉर द बीम इज। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल सपोर्ट्स रिएक्शन एट ए फॉर द बीम इज कितना होगा? हमें यहाँ पे वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? रिएक्शन जो होती है वो होती है लोड इनटू ऑपोजिट डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन। मान के चलो कि ये ए रिएक्शन है, ये बी रिएक्शन है, तो लोड कितना है? 50 का है, इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन। ए की फाइंड आउट करनी है तो ऑपोजिट डिस्टेंस कितनी है? 2 है। सो 50 इंटू 2 एंड डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, तो हमारी ए की आ जाएगी। हमें ए की ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला से दोबारा से बता देता हूँ कि रिएक्शन जो होती है वो होती है लोड इनटू ऑपोजिट डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है रिएक्शन को फाइंड आउट करने का। आप इसको लिख लीजिएगा, इजी फॉर्मूला है। अगर एक और फॉर्मूला भी है लेकिन वो बहुत ही लेंथी है, मैं आपको पता है कि आपको अपने चैनल पर इजी फॉर्मूला ही बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को इजी तरीके से फाइंड आउट कर सके। सो हमारे पास लोड कितना है? हमें ए की फाइंड आउट करनी है। ए की अगर हम फाइंड आउट करेंगे, सो लोड इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन 2 डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस 3 और 5, ये हमारे पास आ गया। तो कितना आएगा? ये इसको करने के बाद 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। 20 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये अगर आप बी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी की हमें फाइंड आउट करनी है तो लोड इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन 3 डिवाइड बाय 5, इसको हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 30 किलो न्यूटन। यहाँ बी पर जो डायरेक्शन आ रही है वो 30 की आ रही है। सो ऑप्शन हमें तो एक ही फाइंड आउट करनी है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ फोर्स ए कपल मीन्स। फोर्स ए कपल मीन्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। कपल फोर्स जो होती है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो वैल्यू ऑफ वर्टिकल सेंट्रोइड डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ ट्राइंगल शोन इज बिलो इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर h/3 रहना चाहिए। h/3 यहाँ पर दिया है, 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन फोर्स इज। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रही है। सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर? सो अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेट्रिब्यूशन ऑफ फोर्सेस से अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऑल द अलजेब्रिक सम जो होता है रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इन द गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द सॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, सो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा एफ कोस थीटा होता। यहाँ पे वर्टिकल के लिए पूछा है तो वर्टिकली के लिए हमारा फोर्स इनटू साइन थीटा ये होगा। यानी कि फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन की दी गई है एंड हमारे पास जो साइन है वो 40 का है, यानी कि साइन 40 थीटा आंसर हो जाएगा। 20 एंड 40 ये 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ये कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, वर्टिकल हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ आई वाई वाई फॉर द रेक्ट एंगुलर शोन इन द गिवन। आई वाई वाई की वैल्यू हमें
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेक्ट एंगुलर के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसकी वैल्यू रेक्ट एंगुलर के लिए, सर्कुलर के लिए, ट्रायंगुलर के लिए आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जो होती है हमारे टेबल के अकॉर्डिंग जो होती है रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए वो BD³/12 होती है। BD³/12 ऑप्शन ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 1। अगर आपका सर्कुलर के लिए पूछा जाए तो π/64 ये होगी सर्कुलर के लिए। अगर ट्रायंगुलर के लिए पूछा जाए तो ट्रायंगुलर के लिए हमारा आंसर BH³/36 होती है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे हिसाब से। उसके बाद हमें वैसे 50 तक ही डिस्कस करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको भी 51 को डिस्कस कर लेते हैं, 52 को भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं वही सारे ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये पेज हमें ख़त्म करना है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद नीचे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए बीम शोन बिलो द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होगी हमारे इस बीम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होती है बीम के लिए, हमारे पास कई बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होता है या फिर लीनियर लोड लग रहा होता है या फिर पॉइंट लोड लग रहा होता है। कई तरह के लोड होते हैं तो वो लग रहे होते हैं हमारे बीम के ऊपर। जैसे कि ये बीम है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। C पॉइंट पर हमारा W नाम का लोड लग रहा है। ये टोटल लेंथ मान के चलो कि 5 है, तो ये C पॉइंट A और C ये एक कर देंगे L/2 और L/2 ये हम कर देंगे C और B पॉइंट को। इसके अकॉर्डिंग पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिफ्लेक्शन होती है वो होती है हमारे पास PL³/48 EI। तो ये हमारे पास P जो होती है वो फोर्स होती है, लोड होता है। तो यहाँ पे W दिया गया है तो हम इसको W कर देंगे P की जगह। तो यहाँ पे WL³/48 EI। तो ये हमारा सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे पास स्लोप से पूछा गया था इस पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन के लिए पूछा गया था, अगर स्लोप से के लिए पूछता तो स्लोप के लिए भी आपको पता होता, तो वो होता है WL²/16 EI। ये स्लोप के लिए हमारा आंसर होता है। तो ये डिफ्लेक्शन के लिए हमारा आंसर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट हैज। वेल्डेड जॉइंट जब आप रिवेटेड जॉइंट को कंपेयर करेंगे तो उसके पास मोर स्ट्रेंथ होती है। वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू रिवेटेड इज मोर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज दैट एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ऑफ ए बीम इज द एक्सिस एट विच न्यूट्रल बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 0 होता है न्यूट्रल एक्सिस पर। ये तो हम कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होता है कि भाई न्यूट्रल एक्सिस पर 0 ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयलर फॉर्मूला होल्ड गुड्स ओनली फॉर। आयलर का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए जो होता है वो रैनकाइंड का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जनल। शियर स्ट्रेस जो होता है सेंटर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जनल इज 0। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर जो होता है इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड होता है। ये थे हमारे 54 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ।